नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने प्रकाश चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर हमने कल दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र के बारे में अध्ययन कर चुके थे पिछली क्लास में। आज अपने पढ़ेंगे किसके बारे में? आवर्धनता के बारे में। आवर्धनता या बोले तो मैग्निफिकेशन। कि इसमें क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपने क्या बोलते हैं? आवर्धनता बोलते हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब या वस्तु से कितना बड़ा बनेगा। तो इसमें क्या है, तो इसकी जो पहले सामान्य परिभाषा है वो अपने लिख देते हैं। क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं अपने एच डैश से। वह बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। तो आवर्धनता की परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। और इसके अपने सूत्र की बात करें तो इसको m के द्वारा लिखा जाता है, और m बराबर में होता है एच डैश बट्टे एच। एच डैश बट्टे एच। इससे ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना कितना गुना बनेगा। ठीक है, कितना गुना बड़ा बनेगा। तो ये हमें ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से कितना बड़ा होगा। तो मैं देखो, इधर अपने डायरेक्ट पढ़ लेंगे कि इधर पढ़ेंगे दर्पण की आवर्धनता, और इधर अपने पढ़ेंगे लेंस की आवर्धनता। कि m बराबर में एच डैश बट्टे एच, और इधर भी सेम होगा, लेंस के अंदर भी एच डैश बट्टे में एच होगा। m बराबर में इधर हो जाएगा दर्पण के लिए माइनस का v बट्टे यू, और इसमें हो जाएगा m बराबर में सीधा v बट्टे यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि m बराबर में एच डैश बट्टे में एच बराबर में माइनस का v बट्टे यू होगा। ठीक है, ये इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, और इधर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो m बराबर में क्या हो जाएगा? एच डैश बट्टे एच बराबर में v बट्टे यू। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? बिंब की दूरी है। तो हम इस तरीके से अपने दिखा सकते हैं आवर्धनता को। अगर m का मान माइनस में है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक व उल्टा बनेगा। अगर प्रतिबिंब हमारा प्लस के अंदर है, m का मान प्लस के अंदर आता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, और मैंने इनकी जो चिन्ह परिपाटी है वो आपको पहले करवा दी थी कि अवतल में सारे माइनस में होते हैं,
और उत्तल के अंदर चाहे वो दर्पण हो या वो लेंस हो, तो उनके अंदर जो चिन्ह होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? प्लस के अंदर, अकेले यू को छोड़ के। अगर दाईं तरफ बनेगा तो वो प्लस के अंदर होगा, और बाईं तरफ होगा तो वो क्या होगा? माइनस के अंदर होगा। इसके बाद में अपने अगली घटना पढ़ते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? तो आपको क्या है कि ये अपने इसको फास्टली आपको एक बार देखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसके जो पी वाई क्यू है वो आपको यहां से सॉल्व कर लेने हैं आपको। तो अपवर्तन समझना यहां से है, और क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हो, तो लगभग इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये क्या होती है कि अपने पथ से, अपने क्या हो जाती है? पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को अपने क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो इसमें देखो दो माध्यम होते हैं, एक तो होता है सघन माध्यम। इसमें जो प्रकाश, इसमें जो कण होते हैं वो पास पास होंगे, और इसमें जो वेग होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वो कैसा होगा? कम होगा। और एक होता है विरल माध्यम, ठीक है। इसमें इसकी तुलना में कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो इसमें जो वेग होगा प्रकाश का वो कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अगर अपने इसके चित्र की बात करें तो चित्र कैसा होगा कि ये कोई माध्यम है दो, एक ऊपर वाला माध्यम हो गया, एक नीचे वाला माध्यम हो गया। इसमें मैंने जल ले लिया, और जल में कण क्या होते हैं? पास पास में होते हैं, ठीक है। तो ये जो माध्यम होगा वो कैसा होगा? सघन। और सघन हमने किसका लिया है? पानी का या जल का माध्यम लिया है। और दूसरा जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम हमने किसका लिया है? हवा का। हवा में जो कण कण होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। जाना चाहिए था तो इसको ऐसे सीधा, लेकिन जाती कैसे है? ऐसे जा, ठीक है। तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं? अपने अपवर्तन बोलते हैं, या इसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो कई बार ये हमसे पूछ लिया जाता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कम, क्योंकि कण पास पास होते हैं, और विरल माध्यम में क्या होता है? वेग अधिक होता है। अब यहाँ पे अपने क्या पढ़ेंगे कि अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के क्या होंगे? नियम। कि देखो आने वाली किरण को अपने इसको तो क्या बोल देंगे? आपतित किरण। सेम जो हमने परावर्तन में बोली थी वही। और टकरा वापस जाने वाली किरण को इसको क्या बोल देंगे? परावर्तित नहीं बोलेंगे, परावर्तित होती तो उसी में जाती, तो इसको बोल देंगे अपने अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये जो होता है वो अभिलंब होता है, तो इसका पहला नियम बन गया। क्या बना इसका पहला नियम? कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो ये वाला सही है। और इसके जो आपतन कोण होता है वो कोण आई, और अपवर्तन कोण होता है उसको बोलते हैं कोण आर। उसमें परावर्तन था, इसमें अपवर्तित हो रही है, तो अपवर्तन कोण होगा। तो पहला नियम क्या लिखेंगे अपने? आपतित किरण, कौमा, परावर्तित किरण। परावर्तित की जगह हम क्या लिखेंगे? अपवर्तित। अपवर्तित किरण, कौमा, अभिलंब
ये तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये पहला नियम। दूसरा कि आपतन कोण होता है, कि आपतन कोण और साइन को बोलते हैं ज्या। आपतन कोण की ज्या साइन आई, कॉमा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर एक नियतांक के बराबर होती है। और इसको ही बोला जाता है अपने क्या, स्नेल का नियम। किसका नियम बोलेंगे? स्नेल का नियम इसको कहा जाएगा। तो पेपरों में कई बार पूछा हुआ है स्नेल का नियम किसे बोलते हैं, या तो ये आपको सूत्र दे देगा, ठीक है। तो आपतन कोण की जा साइन आई, अपवर्तन कोण की जा साइन आर एक नियतांक के बराबर होती है, उसको ही अपने क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। क्योंकि इसको स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इनके मध्य संबंध बताया था। तो एक बार आप इतना लिख सकते हो। तो आपको ये पता चल गया कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा एक नियतांक के बराबर होती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। एक आपको मिलेगा क्या नाम, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जब कोई किरण है वो निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, निर्वात वो होता है जहां पर वायु नहीं होती, तो उसका जो वेग होता है उसे अपने निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम के सापेक्ष निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर में क्या हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, और जिसको लिखा जाता है सी के द्वारा, और बट्टे में माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग जिसको लिखा जाता है स्मॉल बी के द्वारा। इन दोनों के अनुपात को अपने क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। तो एन बराबर में क्या सूत्र बनेगा, सी बट्टे बी। कि तीनों में से आपको दो का मान दिया जाएगा और एक का मान आपसे पूछ लिया जाता है। तो सी बराबर में क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद में हमें कई पदार्थों के क्या नाम पता होने चाहिए, उनके अपवर्तनांक हमें पता होने चाहिए। जैसे हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 2.42। अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के अपवर्तनांक। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के अपवर्तनांक हैं, वो अपने क्रम से लिखेंगे पहले उनको, फिर उनके बारे में देखते हैं कि वायु, जल, बर्फ। वायु का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक और बर्फ का अपवर्तनांक। कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.003, और जल का होता है वो 1.31, और इसका होता है 1.33। तो ये इनके मुख्य अपवर्तनांक है। एल्कोहल, केरोसिन, एल्कोहल, केरोसिन, और एक होता है क्राउन
कांच, इनके जो अपवर्तनांक होते हैं, और एक होगा क्या, हीरा। ठीक है। तो एल्कोहल का अपने होता है 1.36, 1.44, 1.52, और इसका हो जाता है 2.42। कि जिन पदार्थों का, देखो, अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक, जिन पदार्थों का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो देखो इनमें एक संबंध होता है, वो अपने संबंध को साथ साथ में पढ़ेंगे। कि जैसे कि जिन पदार्थों का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य को अपने क्या लिखते हैं, लैम्डा के द्वारा, उन पदार्थों का वेग क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन उनका जो अपवर्तनांक है वो कम होगा। अभी मैं इसके रिलेशन के बारे में आपको बताऊंगा, और इसके समान, और उनका विचलन भी क्या होगा, कम होगा। और जिन पदार्थों का अपवर्तनांक, और उन पदार्थों का, देखो, मैंने दो तीन चीजों को एक साथ के अंदर ही यहाँ पे अपने कवर कर लेंगे। कि जिन पदार्थों का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, उनका वेग भी ज्यादा होता है, लेकिन उनका अपवर्तनांक कम होगा, विचलन भी कम होगा, और वो चमकना भी कम करेगी। तो जिन पदार्थों का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, उसका विचलन ज्यादा, और वो चमकेगी भी ज्यादा। तो हीरा क्या है, सबसे ज्यादा चमकदार, चमकदार धातु है। तो सबसे ज्यादा चमकदार ये है, कठोर भी होती है और सबसे ज्यादा चमकदार होती है। क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक है, वो क्या होता है कि सभी में से ज्यादा होता है, 2.42 होगा। ठीक है। तो अन्य की अपेक्षा ये ज्यादा चमकदार होगी। कई सारे अपवर्तनांक पूछ ले कि इनमें से चमक किसकी ज्यादा होगी, तो आप बता सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि लाल रंग, लाल रंग का क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। तो उसका सर वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, उसका कम होगा। विचलन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। जो बट्टे में होते हैं वो कम हो जाते हैं, और चमकेगा भी कितना, कम चमकेगा। और इसके लिए खतरे के संकेत है, वो कैसे कलर के बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना, कि जिनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, वेग ज्यादा, अपवर्तनांक कम, विचलन कम, और चमकना भी क्या होगा, कम होगा। तो आप एक बार इतना इसको लिख सकते हो। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट है, वो है, अगर आपको अपवर्तनांक के उदाहरण चाहिए, अपवर्तनांक, चलो यहाँ पे अपने अपवर्तन के हैं, क्योंकि अपवर्तनांक तो हमने पढ़ लिया। अपवर्तन के उदाहरण की अपने बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि सिक्के का ऊपर नीचे दिखाई देना। तो अगर कोई वस्तु ऊपर दिखाई दे या नीचे दिखाई देती है, ठीक है, अगर कोई वस्तु ऊपर नीचे, या कोई वस्तु हमें छोटी या बड़ी दिखाई दे, छोटी या बड़ी दिखाई दे, तो वो सभी उदाहरण किसके होते हैं, अपवर्तन के होते हैं। जैसे उदाहरण में हम बात करें कि पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है। यहाँ पे पेंसिल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना, छोटा या बड़ा होना। ठीक है। तारों का
टिमटिमाना। और अपने बात करें कि सूर्योदय या सूर्योदय के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, तो ये सारे किसके उदाहरण होते हैं? अपवर्तन के उदाहरण होंगे। अब अपने इसमें पढ़ने वाले हैं किसको, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो अपने जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, अब प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? सघन से। पहले कहां से जा रही थी? विरल से सघन में, अब जाएगी सघन से विरल में जाती है। चलो, तो इस विरल में जाएगी तो प्रकाश का वेग क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो ये अविलंब से क्या हट जाएगी? दूर हट जाती है। तो ये वाली अपने मानेंगे अब की बार कौन सी? आपतित किरण। और ये माध्यम कौन सा होगा? सघन। और ये वाला क्या होगा? विरल। और ये जो किरण होगी वो होगी अपवर्तित। जब प्रकाश की किरण कहां से, देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण कहां से कहां तक जाएगी? हम कहेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतित, देखो यहाँ पे जो आपतित किरण है जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण होगा। कि जब आपतन कोण यानी कोण आई का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण, अब ये क्रांतिक कोण में कितना मान होता है? 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से वापिस सघन माध्यम में लौट आती है। तो इस घटना को अपने क्या बोलते हैं? इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। कि ये तो इसका जब 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका क्रांतिक कोण पूरा 90 डिग्री, और इससे भी ज्यादा हो जाएगी, तो ये वापिस इसी माध्यम में लौट आए, तो ये क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जैसे इसके उदाहरण में देखें कि मृग मरीचिका, कि मृग मरीचिका में हमने क्या देखा है कि गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान के अंदर दूर सड़कों पर देखते हैं तो उन्हें पानी नजर आता है, लेकिन जब वो पास में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? सूखा होता है, वहां पे किसी प्रकार का पानी नहीं होता। तो मृग मरीचिका भी किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और इसमें जो प्रकाशिक तंतु होते हैं वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करते हैं। कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए इसी घटना का प्रयोग करते हैं। वो एक उनके पास में आंतरिक भागों को, ठीक है, उनके पास में एक बायोप्सी होती है, वो मुख के द्वारा क्या करते हैं कि अपने जो पाचन तंत्र होता है, जो ग्रास नली होती है, उसमें डालकर वहां के दृश्यों को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना कौन सा है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, कि जब सूर्य के प्रकाश को, तो मैंने यहां पे क्या बना दिया? एक बना दिया प्रिज्म। कि जब सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। तो प्रकाश की इस घटना को अपने क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं।
तो नीचे की तरफ जो रंग होता है वो बैंगनी होता है और ऊपर की तरफ होता है वो लाल होता है। और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कैसी, नीचे से ऊपर की ओर बेजानी हा पी नाला, बेजानी हा पी नाला, आपको इसकी ट्रिक बताई हुई है। तो इसमें अगर लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो कि सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में बांटना। कौन बांटता है? प्रिज्म, प्रिज्म बांटता है। और ये हमारा क्या होगा? प्रिज्म होगा त्रिभुज के आकार में। बांटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखो, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, न कि प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म तो सिर्फ उनको बांटने का काम करता है। जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उस पट्टी को अपने क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष, उसमें भी यही 7 रंग होते हैं। तब जो सूर्य का प्रकाश है वो वर्षा की या जल की वर्षा या जल की बूंद में प्रवेश करता है। तो इसमें जो फर्स्ट इंद्रधनुष बनता है, उनके अंदर 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? कि उसमें एक बार तो क्या होगा? परावर्तन। और 2 बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। अगर अपने सेकंड इंद्रधनुष माने तो सेकंड इंद्रधनुष जो बनता है उसमें 2 बार तो क्या होता है? परावर्तन। और 2 बार ही क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो ये अपने क्या हो गया? इंद्रधनुष जल की बूंद के अंदर के सर कैसे प्रवेश करेगी? इसी प्रकार से जल की बूंद है, यहाँ पे प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश, तो वो यहाँ से टकरा कर पुनः इस तरीके से लौट जाता है और यहाँ पे 7 रंगों की एक पट्टिका प्राप्त होती है। ठीक है। तो एक से दूसरे में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया? अपवर्तन, ये भी अपवर्तन, और यहाँ पे क्या है? परावर्तन है। तो इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो इतनी क्लास का आपको रिवीजन करना है। ये क्लास आपको कैसी लगी वो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने यूट्यूब चैनल से आप नए हो तो एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे।